सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं हाँ नील कमल ते रोजाना की तरह मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहला स्वागत करते हैं, फिर बढ़ते हैं प्रोग्राम दे विच खबरां दी चर्चा वाल। सतीश जी राम राम। राम राम और सुनाओ की हाल चाल? मैं ठीक ठाक हूँ नील कमल जी। और आज जो है 14 अगस्त है और मैं बात आज करूंगा विभाजन विभीषिका दिवस की। बिल्कुल। आज देश जो है इस दिन ने इस नाम से मनाने लग रहा और सलाम करता है। मैं सैनिक ही कहूंगा उन सिपाहियों को जो है हमारे देश के वो नागरिक जो उस जगह ने छोड़कर और भारत जिन्होंने चुना था वो भारत में आए थे। बहुत सारी पीड़ा और दुख दर्द उन्होंने झेले थे और उस दुख दर्द और झेलने को इसको हम जो है मेरी नजर में इसको सम्मान दिवस भी कह सका कि उन लोगों का आज हमने सम्मान भी करना चाहिए। क्योंकि सीधे सीधे शब्दों में बात कहूं भी वहां से उजड़ कर और भारत में एक बार पुनर्स्थापित करना अपने आप को, सारा कुछ छोड़ छाड़ कर सब कुछ अपना 2 कपड़े में 4 कपड़े में जो भी उनके पास था वो लेकर वो भारत में पहुंचे। उन्होंने भारत में रहना जो है चुना, पसंद कराया और ऐसे लोगों ने एक बार फिर भारत में खड़े होकर अपना जो है पूरा का पूरा घर बार कोठी बंगले गाड़ियां सब के सब स्थापित कर लिए। और आज वो लोग जो है पूरी तरह से विस्थापित ही नहीं है बल्कि भारत में रहने वाले उन लोगों को काम काज देने लग रहे, उनको रोजगार देने लग रहे और अपने आप को उन्होंने पूरी तरह से स्थापित कर लिया। आज जो है देश विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने लग रहा है नील कमल जी। और जो है आज हम भी जो है इनको सल्यूट करते हैं क्योंकि पीछे भी आपके याद होगा करनाल में एक बार जो है विभाजन विभीषिका दिवस वो मनाया गया था, उसमें हम कवर करने के लिए पहुंचे थे। तब उन्होंने इस बात को ये संज्ञा जरूर दी थी भाई ये जो लोग हैं ये पीड़ित नहीं है, ये तुम्हारे सिपाही हैं, इन्होंने अपने आप को फिर से जो है स्थापित कर लिया है। जो प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी ये बात कही है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो आज मनाया जा रहा है यू हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों द्वारा जो झेली गई जो पीड़ा है उसको याद कराता है, उनके धैर्य को, अकल्पनीय सती को और जो उन्होंने सामना कराया है उस सारे के सारे फिर से एक बार नई शुरुआत करने की जो ताकत थी, जो क्षमता थी, उसका ये हम सम्मान करने का दिन है। तो जिस तरह का हमने कहा था ये सम्मान दिवस है, विभीषिका दिवस है, तो हम भी जो है उनका सम्मान करते हैं। सम्मान इस बात का कि उन्होंने भारत को चुना और अपने आप को फिर से स्थापित किया जी। बिल्कुल स्थापित किया। 14 अगस्त है क्योंकि 15 अगस्त ਨੂੰ देश आज़ाद होया सी। 14 अगस्त ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਕਾਟ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ हर बार जोड़ा हैगा विभाजन विभीषिका दिवस जोड़ा हैगा वो मनाउंदी है। अज भी हरियाणा दे विच बहुत सारियां थावां दे उत्ते ते भारतीय जनता पार्टी दी जिथे सरकार है वड्डे पद्धर दे उत्ते इस दिन नूं याद करदे कीता जा रहा है। तो उन्हां लोकां नूं भी सन्मानित कीता जा रहा है जिहड़े लोग पाकिस्तान तो इत्थे पहुंचे सीगे अपना सारा कुछ छड्ड के ते इत्थे दोबारा उन्हां ने अपने पैर जमाए ते अज फिर उस स्थिति दे विच ने जिस वेले किसी वेले उन्हां दा खुशहाल परिवार उधर होया। कमल जी कल जो है हम आजादी का दिवस मनाने लग रहे हैं, यूं कह रहा उससे पहला जो है जब खुशी का मौका हो तो दुखड़े छेड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जब दिवस मनाने लग रहे हैं तो वो दुख याद भी आ जाते हैं, स्वाभाविक है। मेरे याद आई करनाल की बात, प्रीतपाल सिंह पन्नू ने एक बात वहां बताई थी और उन्होंने कहा था कि वो मौका आ गया था जब जो है अपने परिवार के लोगों को जो चलने में असमर्थ थे, असहाय थे, उनको लोग मारने की सोचने लग गए थे, भाई इनको यहीं मार के छोड़ देते हैं और हम जो है आगे बढ़ते हैं। ऐसी नौबत आ गई थी। उन्होंने जिक्र करा था अपनी दादी का कि वो जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए बात सुनाने दे कि वो जो टाइम आया उस टाइम पे उनके परिवार वालों ने ये सोचा भी दादी जो है प्रेग्नेंट थी और वो चलने में असमर्थ थी, लेकिन भाई इसके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो तो उसको वहीं मार देते हैं। ऐसी बात
ये उन्होंने खुलासा कराया था, बताया था। लेकिन अगर उस वक्त उस दादी को मार देते तो वो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, ना आगे उनका दूसरा बेटा पैदा होना था और ना आगे की संतान चलनी थी और ना आज जो है दूसरे लोग परिवार में होंगे। मतलब इतना भारी दुख था कि अपने ही जिन अपनों की सुरक्षा के लिए हम अपनी जान दे दें, अपनी इज्जत के लिए उन्होंने ही मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो बहुत बड़ी पीड़ा का वो दिन था। बिल्कुल बहुत ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦਮੀ ਸਿਹਰ ਉੱਠਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇਗਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾसियों ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ आज़ादी दिहाड़े ਦੀ बधाई। नीलकमल जी, आजादी के बाद भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। लोकतांत्रिक देश है भारत, जनता का राज्य है, बिल्कुल जनता के लिए है और जनता के ही द्वारा है। बाकी तो सारे के सारे जो काम कर रहे हैं वो सेवक है जनता के, क्योंकि ये सारा का सारा जो पैसा है जनता के टैक्स से जावा है और वो उनकी तनख्वाह में लगा लो जावा है। हालांकि हम कह देते हैं सरकारी नौकर हैं, यहाँ सरकारी नौकर हैं, सेवक हैं सरकार के, तो ये सारा का सारा पैसा जनता का है। और लोकतंत्र देश की मैं बात कर रहा था, अभी सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का। ये पर्व जो है मनाया जावा यहाँ पे इलेक्शनों के रूप में। जब भी कोई इलेक्शन हुआ है तो हम उसको जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहते हैं, महापर्व कहते हैं। ईवीएम का जिक्र इस पर्व में जरूर चला जब जब इलेक्शन हुआ है, और जो पार्टी चुनाव हार जाए वो जो है ईवीएम पे ठीक रहे फोड़ा अपना, कह देती है अब इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसमें गड़बड़ी कर ली और उस गड़बड़ी से वो हार गए। इस तरह की बहुत सारे बयान, बहुत सारी बातें यूट्यूब, फेसबुक और हमारा जो है बहुत सारी किताबें और अखबार भरे पड़े इन सब चीजों के। लेकिन ऐसे में जब ईवीएम पर आरोप लगा भाई वो जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है उस ईवीएम में, और एक खबर ऐसी सामने आ गई ईवीएम के ऊपर कोर्ट ने एक फैसला दे दिया और ईवीएम में जो गिनती करी हुई थी उस गिनती को दोबारा करवाया तो उसके रिजल्ट में फर्क आ गया। नीलकमल जी, ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। ये हरियाणा का एक गांव था बुआना लखू, और बुआना लखू गांव में 2022 में जब पंचायतों के चुनाव हुए थे, एक पंचायत वाला जो सरपंची का चुनाव लड़ने लगा था वो चुनाव हार गया। वो इस सारे मामले को लेकर कोर्ट में गया और कोर्ट में जो है फिर इस बात की जिस तरह के ना रिकाउंटिंग हुआ है, रिकाउंटिंग कराएगी। फिर जो ईवीएम के रिजल्ट से वो आदमी जो हारे हुआ था फिर जीत गया। तो ऐसे में ईवीएम पे सवाल किस तरह से आप इसको देखते हो भाई? ये जो सारा का सारा रिजल्ट है, एक बार पहले दूसरे को जीतना, ये उसके बाद दूसरा जीतना, क्या इसमें कुछ वोटें ऐसी थी जो वोटें जो है पोस्टल होती हैं, किन वोटें से जीत्या? और ऐसे में ईवीएम से दोबारा गिनती होकर फिर रिजल्ट का चेंज होना बहुत बड़े सवाल खड़े कर देता है। नीलकमल जी, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੌਲਾ ईवीएम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਰੌਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਣੀਪਤ ਪਿੰਡ ਲੱਖੂ ਬੁਆਣਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ OSD ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੇ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ OSD ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 3767 ਵਿੱਚੋਂ 1051 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ 1000 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ 1000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ EVM ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ खड़े किए जा रहे हैं विरोधी धिरां दे वल्लों। नतीजे बदलना नहीं निकल जी, इस तरह का आपने कहा बहुत बड़ी बात है, वाकई में जो है बहुत बड़ी बात है। उस मशीन का नतीजा जो है पलट गया, जिस मशीन की हम दुआई देवा ये बात को भी इसका रिजल्ट कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ ये कैसे होया ये एक अलग बात है। बात ये भी है कि हरियाणा के एक पत्रकार हैं सर्वमित्र, कांग्रेस पार्टी के वो जो है प्रत्याशी थे, और उन्होंने भी ईवीएम के इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कह लो जो है वो भी जो है कोर्ट में है एक पटिशन लगा रखी। हालांकि उसमें कुछ बात इस तरह की आई भी जो है डाटा डिलीट कर दिया गया, बहुत सारी बातें ऐसी आई। अगर काम फेयर है तो डाटा डिलीट नहीं होना चाहिए, इस बात की जो है सर्वमित्र ने बात कही थी, और उन्होंने जो है इसके लेकर पत्रकारों से बातचीत भी गई थी। फिलहाल जो है ये बड़ी बात है नीलकमल जी, डाटा चेंज होने की, नतीजे बदल जाने की। ईब नतीजों की बात करूं मैं, हरियाणा के जेल डिपार्टमेंट में एक एग्जाम हुआ था, बिल्कुल डिपार्टमेंटल का एग्जाम, किसके अंदर कितनी क्षमता है और कौन जो है किस तरह से किसको प्रमोशन दी जाए, अपने विभाग के ही वो सारे के सारे टेस्ट थे। और उस टेस्ट में क्या करा भाई, कोई आदमी किसी काम ना करना लग रहा हो, अपने काम में वो पढ़े नहीं हो ना तो कड़े हो जाए, बिल्कुल है, मतलब टिप्स पे गल्लां जड़ियां ने याद हो जाए। लेकिन जब इस डिपार्टमेंट का टेस्ट होया उसमें 98% विद्यार्थी कहूं, अभ्यर्थी कहूं, या ये फिर जो नौकरी करने वाला वो कहूं, वो सारे के सारे उसमें 98% फेल हो गए। बहुत बड़ी यह बात है नीलकमल जी। और यू टेस्ट जो है
अधिकारियों ने दिया था। इसमें जो है जेल सुपरिटेंडेंट से लेकर डिप्टी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ये सारे के सारे इसमें शामिल हुए थे। और ये भी इस बात का असर पड़ेगा उनकी प्रमोशन पे, उनके इंक्रीमेंट पे। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। टेस्ट ज्यादा करना 98 होगा, ਦੇ 98 ਜਿਹੜੇ ਨੇ टेस्ट ज्यादा करना होगा। ਬਈ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਰਸੈਂਟ ਜੇ 50% ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 45 ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 30 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿ 98% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ 2% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। बिल्कुल डिपार्टमेंट के इस एग्जाम के में इस रिजल्ट में 98% अधिकारी कहेंगे, अधिकारी थे इसमें, वो फेल हो गए। और मार्च में जो एग्जाम हुआ था नीलकमल जी, और इसका रिजल्ट आया, जिस तरह वो ईवीएम का रिजल्ट आया ना बड़े दिन बाद, इसका रिजल्ट आया मार्च के बाद। और इसका रिजल्ट जो है बड़ा गंदा रहा, बहुत खराब इसका रिजल्ट रहा। और सबसे ज्यादा खराब तो रिजल्ट जो फाइनेंशियल जो रूल था उसका जो पेपर था उसका रहा, जो है 40 अभ्यर्थी जो है उसमें फेल हो गए नीलकमल जी। हिंदी लैंग्वेज होने के बाद, हिंदी की बात करें, उसमें बैठने वाले 32 में से लगभग जो है आधे फेल हो गए। और 8 जो है हायर लेवल के और 8 जो है लोअर लेवल के जो है इसमें पास हो पाए नीलकमल जी। तो बहुत बड़ी बात आई है भी। बात इसलिए बड़ी है भी जिस काम ने हमारा रोज करने लग रहे, टिप्स पे जो काम चलने लग रहा, अगर हमारे से उसका टेस्ट लेवा हम उसी में फेल हो जाए तो फिर ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਦੇ ਸੀਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ 35 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਪਾਏ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ। अपना 35 लिखने की बात करी, स्वर व्यंजन हुआ है हिंदी में। अगर हम अपनी हिंदी की बात करें तो अगर कोई लेक्चरर लेवल पर चले गया, वो उस लेवल पर रहता नहीं, तो उसने वह का खा गा चा छा जा टा ठा ठा सारे के सारे वो भूल जाए। इस तरह वो भी भूल गए होंगे। हम तो इस बात की सफाई कह लो या फिर इस बात की ये कह लो भाई देखो, आदमी जो है जब हाई लेवल पर चले जावा तो निचले वाली जो पढ़ाई ना थोड़ा सा उस पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ कि अग्गा दौड़ ते पिछा चौड़। भाई इसके फार्मूले होने लगे जी भी कच्चा टप्पा, हाँ कैसे कै वाली लन का से का वाली लन कच्चा, और चा से चा वाली और टा से टा वाली, कच्चा टप्पा खग्गा पप्पा। इसके फार्मूले हुआ या फार्मूले याद कर लो, कभी नहीं भूलने के इस बात ने। लेकिन एक बात और हमने भूलने की नहीं है, जो याद रखने की है। अभी हरियाणा में बेटे और बेटी ने एक समान लोग समझने लग गए। इस बात के बहुत सारे प्रमाण है। पानीपत से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी ने शुरू कराया था। और जब सुनने पे सुहागा हो जाए वो किस तरह हुआ है कि एक बार एक दंपति था हरियाणा में जींद जिले का, और उसने जो है एक उसको बेटी पैदा हुई लगभग शादी के 20 साल बाद। कोई बच्चा नहीं होया करा था, और 20 साल बाद जब बच्चा होया और वो ऊपर से बेटी होगी। भाई पहली तो खुशी इस बात की थी कि घर में बच्चा होया, चाहे फिर वो बेटा हो या वो बेटी हो, बच्चा तो होया, खुशी इस बात की थी। लेकिन जब उस खुशी को इस तरह से समाज में बांटा गया, समाज में बताया गया, तो वो फिर वो चर्चा की विषय बन गई, चर्चा की बात बन गई। क्योंकि हरियाणा में जब बेटा पैदा हुआ है कुआं पूजन करा बहुत सारी जगह पे। और फिर एक दसुट्टन की प्रथा है। भाई दसुट्टन कहता उसना भी लड़के के जन्म पे अपने जो प्रिय बंधु हैं, अपने अड़ोस पड़ोस वाले हैं या अपने मेल मलाप वाले हैं, उन लोगों ने जो है वो लंच कह लो डिनर कह लो जिसकी जो व्यवस्था हुआ एक भोज देवे।
खाना खिलावा, ठीक है। और वो आकर उन्होंने जो है अपना आशीर्वाद देवा, वो चाहे पैसे के रूप में हो, कपड़े के रूप में, ये एक प्रथा हरियाणा में है। लेकिन ये जो प्रथा है दो सुट्टन वाली, अब इस लड़की के जन्म पे हरियाणा में चली। कली रमन खाप के प्रधान उप प्रधान है सुरेंद्र कुमार, उनकी शादी जो है 2006 में हुई थी। उनकी धर्मपत्नी थी कृष्णा, उनको जो है प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही थी। जैसे ही 2-3 महीने का जो प्रेग्नेंट वो होती थी, तो वो उसको एबॉर्शन उसका हो जाता था, ठहर नहीं पाता था। कुछ दिक्कत रही होगी, खून की कोई दिक्कत थी उनके ब्लड में, कुछ इस तरह की बात थी। तो एब जो है उन्होंने 10 जुलाई को बेटी को जन्म दिया। भगवान के करने क्या करना, भगवान के ऐसे करने हुए वो ऑटोमेटिकली जो है कुछ उनका जो प्रेगनेंसी ठहर गई, और जो बच्चा पैदा हुआ तो वो एक लड़की पैदा हुई। उसकी खुशी में इन्होंने ये अपना बोझ दिया। और 4 किलो का जिम्मेदार है, 4 किले हैं इसके पास, लेकिन 100 किले की खेती करा। बड़ी बात है, क्योंकि 4 किले वाला आदमी 100 किले खेती करा। अरे फिर अपनी जो है कली रमन जो इनकी का जो उप प्रधान है ये खाप का, ये भी एक बड़ी बात है। एक मैसेज भी गया संसार में, जब प्रधान और बड़े लोग इस तरह की जो बात करते हैं बेटी के जन्म में और बेटे के जन्म में अंतर ना बताएगा, तो ये बात बड़ी बन जाए। जींद जिले में था ये बात नीलकमल जी, उन्होंने जींद जिले के आसपास के जो 21 गांव के लोगों को न्योंदा दिया, और इसमें जो है लगभग 8000 लोग जो है वो शामिल हुए। 8000 लोगों ने आशीर्वाद दिया, और 15 से 20 जो खाप पंचायतें थी उनके प्रधान यहाँ पे शामिल हुए। भाई प्रधान है, क्या करना, आदमी अपने लेवल के लोगों ने अपने किसी भी काम में, खुशी में दुख में जरूर बुलावा यहाँ में। तो 15 से 20 खापों के प्रधान यहाँ आए, और उन्होंने जो है इस बेटी को आशीर्वाद दिया। डीजे बजे, पूरी की पूरी जो है खुशियां मनाई गई। यही खुशियां दूसरे तरीके से हरियाणा में बेटा होने पर मनाई जाए, यहाँ बेटी होने पर मनाई गई। बिल्कुल 19 साल बाद जो बेटी हुई तो 1-2 नहीं बल्कि 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਕਸਰ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ थे, ਮਤਲਬ 20 ਲਾ ਲਓ, ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਵੀ बेटी। देखो ये बड़े दिल की बात हो नीलकमल जी। मैं एक परिवार ने ऐसे भी जानू, उसका जो है 18 साल बाद बेटा पैदा होया, यहाँ बेटी पैदा हो रही। 18 साल बाद बेटा पैदा होया, अपना बच्चा पाने के लिए वो तड़फ रहे थे, लेकिन जब बेटा होया तो उसने जो है ऐसा कुछ नहीं करा, नॉर्मल रहा। अरे जो है ना, बेटा होने के बाद कहा मैं यूं कर दूंगा और वो कर दूंगा, कर्ण कराना कुछ सारे के सारे पीछे न्यू कहते करा रही, हमारे हरियाणा में भी सारे के सारे पीछे बचा गया। ये हुआ खुशियां बांटने का। अभी आपने ना खुशी बांटनी है, इन्होंने उदाहरण पेश कराया और बेटी के उस पर उदाहरण पेश कराया। ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। क्या का झटका दे दिया केंद्र, तो झटके देने पर लग रहा है पंजाब ने। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ खोलिए ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੇ। खोलिएगा तो पंजाबी में ਖੋ ਵੀ ਕਰਦੇ 3 ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, 7 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਕਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਝਟਕਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 828.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਟੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਲ ਬੱਟਾ ਸੰਨਾਟਾ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਪੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਨਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।